अब जरा समझिएगा, अब क्या बोल रहा हूं मैंने ये बोला कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर लूं और मैं उसमें लेट से कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाऊं, किसका इलेक्ट्रोड लगाऊं? कॉपर का, और वो भी कौन सा? एनोड, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो हो वो कॉपर का हो, भले से नेगेटिव किसी का भी हो, कॉपर का भी हो सकता है और कॉपर के अलावा भी, एक्स लिख देता हूं मैं इसको। कैथोड किसी का भी हो, एनोड किसका होना चाहिए? जवाब दोगे तो याद होगा बेटा। मुस्तफा बलोच क्या केस, कॉपर। मुस्तफा बलोच केस समझो बेटा, कि अगर मैं एनोड पर यानी पॉजिटिव प्लेट यस पर कॉपर लगाऊं, नेगेटिव प्लेट किसी भी मटेरियल की हो सकती है, जो कैथोड है वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, और सोल्यूशन भी मैं ले लूं कॉपर सल्फेट का, या सोल्यूशन में क्या क्या मौजूद हो? कॉपर के आइंस मौजूद हो, सोल्यूशन में कॉपर के आयन, जैसे कॉपर सल्फेट ले लूंगा तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के आयन मौजूद होते हैं ना। तो अगर मैं एनोड पर क्या ले लूं? कॉपर ले लूं, और सोल्यूशन में कॉपर के आयन ले लूं, या इसी तरह मैं एनोड पर सिल्वर ले लूं, एनोड पर सिल्वर ले लूं, और अल्लाह भला करे आपका कैथोड कुछ भी ले लूं, एनोड पर सिल्वर ले लूं और कैथोड पे कोई भी मटेरियल ले लूं, और सर, जी बेटा। एनोड होना जरूरी है क्या? हाँ जी, एनोड होना जरूरी, जब भी हेडिंग में लिख दिया ना मैंने। तो क्या बता रहा हूं मैं, दोबारा से सुनो, कि अगर एनोड का जो मटेरियल है उसी के आयन सॉल्यूशन में मौजूद हो, क्या मतलब? सिल्वर का है तो सिल्वर के आयन सॉल्यूशन में मौजूद हो। अगर लेट सपोज के मैं जिंक का इलेक्ट्रोड ले लूं और सॉल्यूशन में जिंक के आयंस ले लूं, मैं आयरन का इलेक्ट्रोड ले लूं और सॉल्यूशन में आयरन के आयंस, पहले केस समझना बड़ा जरूरी है ताकि बात पूरी समझ में आए। क्या कह रहा हूं मैं, कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब एनोड का जो मटेरियल है वो और सॉल्यूशन के जो आयंस हैं सेम हो, कॉपर के साथ कॉपर के आयंस हो, है जी, सिल्वर के साथ सिल्वर के आयंस हो। तो अब हम क्या देखते हैं, अब गौर से सुनो, हम क्या देखते हैं? हम देखते ये हैं कि जब हम ऐसा करते हैं कि एनोड का मटेरियल, हम जनाब एनोड का मटेरियल और सॉल्यूशन के अंदर सेम कॉमन फैक्टर ले लें, जो मटेरियल, जिस मटेरियल का एनोड है उसी के आयंस ले लें, तो हम क्या देखते हैं कि मेरे बच्चे एनोड सॉल्यूशन में रिएक्ट करने लग जाता है। कैसे रिएक्ट करने लग जाता है? कि एनोड का जो मटेरियल है, एनोड का जो कॉपर है, वो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आना शुरू कर दे। जरा समझना, एनोड का जो कॉपर है, एनोड का जो मटेरियल है, वो सॉल्यूशन में आना शुरू करते हैं और सॉल्यूशन के जरिए ट्रेवल करके कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ये एरो बड़ा समझना है, या इसको यूं समझ लो कि जब इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है ना तो सॉल्यूशन का पार्ट खत्म हो जाता है। देखो, अब तक जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट था, इलेक्ट्रोड का कोई पार्ट नहीं था, इलेक्ट्रोड अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा था। अब जब इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता है ना तो सारा रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे डिपेंडेंट हो जाता है, सारा रिएक्शन इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। क्या कहा मैंने? अगर मैं एनोड का जो मटेरियल है वो एक्स मटेरियल का ले लूं और सॉल्यूशन में भी एक्स के आयंस ले लूं, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, सॉल्यूशन में भी कॉपर के आयन ले लिए, आयरन का इलेक्ट्रोड लिया, सॉल्यूशन में भी आयरन के आयंस ले लिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड लिया, सॉल्यूशन में भी मैग्नीशियम के आयन ले लिए, तो फिर मैं वो देखता हूं जो एरो दिखा रहे हैं। क्या देख रहे हो? कि एनोड का मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आता है और सॉल्यूशन के थ्रू ट्रेवल करके कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाता है। क्या मतलब? जरा समझना कि जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि कॉपर जो है, कॉपर जो एनोड का कॉपर है, एनोड का कॉपर सॉल्यूशन में आता है। सॉल्यूशन में कॉपर खुद तो नहीं आ सकता, कॉपर आयोनिक फॉर्म में होना चाहिए, तो आयोनिक फॉर्म में आने के लिए कॉपर को किसमें कन्वर्ट होना पड़ता है? बोलो बेटा। कॉपर आइंस में, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन। पहले पहले थीम समझोगे तो बात लिखना भी आ जाएगी। मुश्किल इनिशियली लगेगा, 2 मिनट के बाद बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सब में सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्या कहा मैंने? पहले कंडीशन का फर्स्ट पार्ट समझो कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब कौन सा ऐसा केस है जहां पर इलेक्ट्रोलाइट की इन्वॉल्वमेंट
नहीं रहती, इलेक्ट्रोड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो उसके लिए शर्त क्या समझी हमने कि एनोड का जो मटेरियल है वो और सॉल्यूशन में जो आयंस है वो सेम हो। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि कॉपर का एनोड है और सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस हैं, इसी तरह आयरन का इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन में आयरन के आयंस हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, मैग्नीशियम के आयन है। तो भाई ऐसा इससे होगा क्या, इससे होगा ये, अब हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोड का जो एलिमेंट है वो अपनी रिएक्टिविटी शो करेगा। और कैसे शो करेगा, ये एरो समझ में आ रहे हैं, एरो रट्टो, एरो दिमाग में बिठाओ, पराचा क्या देख रहे हो कि एनोड का जो भी मटेरियल होगा पहले वो ऑक्सीडाइज होकर कहां आएगा, सॉल्यूशन में, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो एटम से क्या बनेगा, आयन बन जाएगा। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं रिएक्शन में कि कॉपर क्या बन गया, कॉपर आयन बना बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहीं छूट जाएंगे इलेक्ट्रोड पर और इसके थ्रू मूव करेंगे, ठीक है ना, सर्किट के थ्रू मूव करेंगे, जबकि कॉपर आयन जो है वो कहां आ जाएंगे, बोलो बेटा कहां आ जाएंगे, समीर, अनाब, कॉपर आयंस कहां आ जाएंगे बेटा, सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। नाउ दीज कॉपर आयंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, these copper ions will be attracted towards the negative plate, और वहां जाकर the same copper ions will gain 2 electron, क्योंकि आपको मालूम है कैथोड पर क्या होती है, आरसी कोला का निमोनिक दिया था, कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो कॉपर आयंस हैं सॉल्यूशन के थ्रू ट्रेवल करेंगे और उस कॉपर पर जाकर क्या, या उस कैथोड पर जाके क्या हो जाएंगे, दोबारा से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर वापस से कॉपर बन जाएंगे। सवाल ये कि क्या ड्रामा हो रहा है भाई, ये तो क्या अजीब पंचायत वाली बात कर रहे हैं सर। समझना ये है कि जब मैं इसको अभी तुम्हारे थ्योरेटिकल टॉपिक से कनेक्ट करूंगा बात बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाएगी। तुमने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है तो हम देखते हैं एनोड से शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स कैथोड, एनोड से शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स कैथोड, एनोड का मटेरियल सॉल्यूशन में आता है, सॉल्यूशन से, आइडिया पकड़ो क्या है थीम, एनोड का जो भी मटेरियल है वो सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन के थ्रू कहां जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम क्या देखेंगे कि कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में आता जाएगा और सॉल्यूशन के थ्रू जाकर कहां डिपॉजिट होता जाएगा, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा मेरे बच्चों कि एनोड का जो कॉपर है वो कम होता चला जाएगा, एनोड का जो मास है, एनोड का जो कॉम्पोजिशन है वो कम होता चला जाएगा और कैथोड का कॉम्पोजिशन बढ़ता चला जाएगा। आप अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको पहली दफा समझ में आ रहा है कि भाई सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोड की। जब भी तो कहा कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो इस केस को अलग से हाईलाइट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आपको कभी पल्ले ही नहीं पड़ता है कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है। सारी इलेक्ट्रोलिसिस में तो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे और यहाँ एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एनोड का मास खत्म हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि वो जो हमने पार्ट पढ़ा वो हमने बिल्कुल सही से पढ़ लिया। अब क्या है, समझना है कि इलेक्ट्रोड कब रिएक्टिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड उस वक्त रिएक्टिव होते हैं जब एनोड का मटेरियल और सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो कॉमन हो जाएं। हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो अपनी रिएक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आता है और फिर सॉल्यूशन के थ्रू मूव करके कैथोड पर जाकर वापस डिपॉजिट हो जाता है। यानी इसमें हुआ कुछ भी नहीं, शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल हुई फ्रॉम एनोड टू कैथोड। शिफ्टिंग आइडिया जो पकड़ना है क्या कि अगर सर ने क्या बताया कि भाई अगर आप मेटल और मेटल का आयन सेम कर लें एनोड वाला तो क्या होगा, एनोड के मटेरियल की शिफ्टिंग हो जाएगी कैथोड पर। नेट रिजल्ट क्या होगा इसका, नेट रिजल्ट होगा कि एनोड का मास आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और कैथोड का मास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ये पहली दफा आप सुन रहे हैं पूरे चैप्टर में कि एनोड और कैथोड के मासेस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड अब तक कौन सा था, इनर्ट इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं था, आयंस का रोल था जो सॉल्यूशन में थे। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड अपना रोल प्ले करेगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे नीचे वाली एग्जांपल देखो, यहां हमने क्या कहा, सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया, यहां हम देखो सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेके बैठे हुए। तो सिल्वर का जब हमने इलेक्ट्रोड लिया और सिल्वर के ही आयंस लिए तो बता सकते हो क्या प्रोसेस होगा, बोलो बेटा, कि सिल्वर पहले ऑक्सीडाइज होकर कहां आएगा, बोलो बच्चों, सॉल्यूशन में आएगा, फिर सॉल्यूशन के थ्रू मूव करके कैथोड पर जाकर वापस डिपॉजिट होगा एज सिल्वर। यानी रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि सिल्वर पहले सॉल्यूशन में आएगा, कैसे, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है,
सिल्वर पर चार्ज कितना है, +1 का चार्ज है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और ये रिएक्शन कहां हो रहा है, एनोड पर, है ना। नहीं समझ में आया। देखो मेरे बच्चों, पहले तो उस इलेक्ट्रोलिसिस से बाहर आ जाओ जो अब तक तुम पढ़ रहे थे, क्योंकि उस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो टोटली सोल्यूशन डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट था। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस अलग से हेडिंग डालना ही मकसद मकसद ही यही है, ताकि आपको समझ में आए कि ये कुछ अलग चीज है, और ये कुछ अलग क्या है वो उसका प्रोसेस समझ में आए। तो पहले तो समझाना ये जरूर समझना आपको, आपके लिए ये जरूरी है कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि आपके सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड आपने डिप किए हुए ना, अब वो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को अलाउ नहीं करेंगे, वो हिस्सा लेंगे रिएक्शन में। यही आप देख रहे हैं। और सवाल यह है कि अब वो रिएक्शन में कब हिस्सा लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हिस्सा लेगा कि नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिख के दी, जो स्टेटमेंट आपको यहां नजर आ रही है कि अगर इलेक्ट्रोड का जो मेटल है, मेटल ऑफ द एनोड एंड द सॉल्यूशन इज ऑफ द सेम एलिमेंट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है जब सेम हो तो ये केस एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट है, वो भी बाद में बात करेंगे। पहले बेसिक समझने की जरूरत है कि ये होगा कब। तो कब होगा, जब एनोड का मटेरियल और सॉल्यूशन के अंदर जो आइंस हैं वो सेम हो जाए। पहले मेरे साथ इतनी बात को रिपीट करो, यानी इसका मतलब समझ पा रहे हो कि अगर मैं एनोड किसका लूं, अब मुझे जवाब दोगे ना तो कॉन्फिडेंस खुद भी बहाल होगा। मुझे बताओ, अगर मैं एनोड ले रहा हूं लेट से कॉपर का, तो सॉल्यूशन में कौन से आयन लेने चाहिए मुझे, कॉपर। अगर मैं एनोड ले रहा हूं मैग्नीशियम का, तो सॉल्यूशन में कौन से आयन लेने चाहिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अगर मैं एनोड ले रहा हूं सिल्वर का, तो सॉल्यूशन में कौन से आयन होने चाहिए, सिल्वर आयन। सिल्वर। अच्छा, जब मैं ऐसा कर लूंगा तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि इलेक्ट्रोड अपना रोल प्ले करेगा। कैसे, बाय शिफ्टिंग itself from एनोड टू कैथोड। यानी जो कंक्लूजन है, थ्योरेटिकल कंक्लूजन है, वो क्या, कि जब मैं ऐसा कर लेता हूं तो मैं क्या देखता हूं, केमिकल रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से सेटअप होती है कि एनोड का मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता है कैथोड पे। अब सवाल है कैसे शिफ्ट होता है, तो भाई दरमियान में क्या है, सोल्यूशन है, तो इसका डायरेक्ट जंप करके तो नहीं जा सकता। तो एनोड का मटेरियल पहले सोल्यूशन में आता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया, एनोड का जो भी मटेरियल है पहले वो सोल्यूशन में आता है, और फिर सोल्यूशन के थ्रू ट्रेवल करके कहां चला जाता है, कैथोड पे जाके वापस कन्वर्ट हो जाता है। अब समझने की बात यहां पर अनाब यह है कि सॉल्यूशन में आइंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में कौन एग्जिस्ट करता है, आइन। और इलेक्ट्रोड पे क्या होते हैं, एटम। इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, एटम एग्जिस्ट एटम। करते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है, उसमें आइंस होते हैं। तो अगर एनोड के मटेरियल को, एनोड के एटम को कैथोड पर जाना है तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसको पहले एटम से किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, आयन में, ताकि वो सॉल्यूशन में आए। फिर सॉल्यूशन के थ्रू मूव करेगा, और सॉल्यूशन के थ्रू मूव करके दोबारा से जाकर वहां पर एटम में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ, दोबारा एक मिनट सुनो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहा हूं और सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस डाल दिए, यहां पर लेट सपोज मैंने एक्स मटेरियल ले लिया जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कॉपर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो मैं क्या देखूंगा कि कॉपर को अल्टीमेटली यहां से यहां शिफ्ट होना है। कैसे शिफ्ट होगा, कि कॉपर पहले कॉपर से कॉपर आयन बनेगा, यस और नो, जी सर। और फिर वो आयंस जाकर वापस किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में। इतनी इक्वेशन समझ में आती है। जी। अब कॉपर कॉपर आयन में कैसे कन्वर्ट होगा अब्दुल रहमान पराचा, अगर कॉपर कॉपर आयन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हो कि कॉपर 0 से +2 हो रहा है, कैसे होगा, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 0 से +2 होने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब है नेगेटिव चार्ज लूज किया गया है। कितना नेगेटिव लूज किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर +2 से फिर 0 हुआ है वापस, तो कैसे हुआ होगा, +2 से 0, 2 पॉजिटिव को रिडक्शन। खत्म किया है। तो 2 पॉजिटिव कैसे खत्म होंगे, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या देखेंगे कि एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उस पर कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा, और कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उस पर कॉपर आयन वापस जाकर किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, कॉपर में।
अब इस चीज को मेरे साथ तुम लोग अप्लाई करो सिल्वर पर। मान लो कि मेरे पास एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। अब तुम लोग अगर बोलोगे ना तो तुम लोगों को खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्या हो रही है गेम। और लेट्स से यहां पर मैंने एक एक्स एलिमेंट ले लिया, ये मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। क्या होने वाला है, क्या इसमें रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो जाएगा? बोलो बेटा, पहले तो ये बताओ कि क्या ये Yes, केस sir. रिएक्टिविटी वाले केस पर पूरा उतरता है? अबिया तालिब, अबिया सईद, जी सर। तो क्या होने वाला है? सिल्वर सर आयन बनने वाला। सिल्वर से आयन, सिल्वर एटम से सिल्वर आयन बनेगा, और फिर सिल्वर आयन वापस यहां जाकर सिल्वर एटम बनेंगे। Yes. यहां पर ऑक्सीडेशन होने वाली है, यहां पर एज यूजुअल रिडक्शन होने वाली है। तो मैंने क्या लिखा कि एनोड पर क्या होगा, सिल्वर से क्या बनेंगे, सिल्वर आयंस, और कैथोड पर क्या होगा, वही सिल्वर आयंस किस में कन्वर्ट होंगे, वापस सिल्वर एटम में। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि सिल्वर एटम से सिल्वर आयन कैसे बनेगा बेटा, बोलो? ऑक्सीडेशन से ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे बेटा +1 चार्ज के लिए? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो गेन भी कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ये प्रोसेस लिख लिया तुम लोगों ने। तो इसका प्रोसेस तो असल में उससे भी आसान है, लेकिन चूंकि उसको पढ़ते पढ़ते सडनली तुम ये नई चीज पढ़ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, लेकिन उसके प्रोसेस से ज्यादा छोटा प्रोसेस है ये। फिर से सुन लो दोबारा, क्या कहा मैंने कि बेटा जब आप इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट ऐसे सेटअप करें, अपने अपने मुंह में रिपीट करना कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप, पराचा हो तुम नहीं हो? अब्दुल रहमान पराचा, अब्दुल रहमान वली। यस सर। हेलो जी पराचा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। माइक तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, पता है तुम लोग के माइक क्यों खराब हो जाते हैं रोज। बहरहाल, तो मुझे बताना है, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस आपने बहुत अच्छे से समझा है, यहां पर आके मैं नहीं चाहता कि गड़बड़ रह जाए। तो मेरे बच्चों मेरे साथ रिपीट करना है, क्या कहा मैंने कि इलेक्ट्रोलिसिस आपने पूरा पढ़ लिया। अब एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा क्वेश्चन में कि भाई ये क्वेश्चन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का है। जी जी, अब जी पराचा आवाज आ रही है। एग्जामिनर आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि भाई ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का कोई केस है, याद करो सर ने अलग से पढ़ाया था इसलिए बच्चों ध्यान से आंसर करना। ना 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 ना, एग्जामिनर बिल्कुल ब्लंट स्टेटमेंट देगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। क्या हिंट होगी सिर्फ उसमें? सिर्फ हिंट ये होगी, देखो एग्जामिनर ऐसे स्टेटमेंट देगा, इफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड in presence of copper electrodes। ये समझे? अब तवज्जो रखना, बस इतना स्टेटमेंट होगा। अब तुम्हें क्या नजर आया? कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोड भी किसका है, बोलो बेटा? कॉपर का। तो यानी अगर आपको ये बात पता ना होना तो आप तो सिर्फ नॉर्मल लोग, आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि इलेक्ट्रोड का जिक्र वो नहीं करता, इलेक्ट्रोड में हटा देता हूं, तो सिंपल कहता है कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो तुम्हारी अप्रोच तो बिल्कुल अलग है। जब तो तुमसे कहता है कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तुम तो वो चले जाते हैं कि भाई कॉपर सल्फेट है और अगर एक्वस है तो इसका मतलब है इसका कंपटीशन है एच आइन के साथ, ओ एच आइन के साथ, तुम तो इस अप्रोच पे चले जाते हैं ना। यस और नो? यस सर। लेकिन सिर्फ एक वर्ड चेंज किया समीर, उसने क्या एक वर्ड ऐड किया कि कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। उसको कोई बोल्ड में नहीं लिखेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ, लेकिन पूरा केस ही उलट गया। जैसे ही उसने कॉपर सल्फेट को कॉपर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज किया बख्तावर, कहानी उलट क्यों गई? क्योंकि अब ये केस बन गया रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का। तुम्हारे दिमाग का ढक्कन खुला कि भाई ये केस तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का हो गया। और जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो जाए तो हमने क्या पढ़ा है कि एनोड का मटेरियल कैथोड पर, अली बिन अशर, एनोड का मटेरियल कैथोड पर शिफ्ट हो जाता है। अली बिन अशर जवाब दो बेटा। जी सर। कैसे शिफ्ट हो जाता है कि एनोड, अगर जब दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं, इसका मतलब है एनोड भी कॉपर का है, कैथोड भी कॉपर का है, तो एनोड वाला जो कॉपर है वो पहले कहां आएगा अब्दुल रहमान? सोल्यूशन में। और सोल्यूशन में किस फॉर्म में आएगा? आयन की फॉर्म में। तो इसका मतलब है पहले एनोड का कॉपर सोल्यूशन में आएगा कॉपर आयन की फॉर्म में, और फिर कॉपर आयन ट्रेवल करके जाएंगे कैथोड पर,
और वहां जाकर वापस से कॉपर बन जाएंगे, यस और नो? यस सर। अब कॉपर से कॉपर आयन बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा? 2। और गेन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इज दैट क्लियर? 2। जब एनोड का कॉपर अभी यहां सईद शिफ्ट हो रहा होगा कैथोड पर, तो क्या एनोड का मास कम हो रहा होगा, यस और नो? जी सर। और कैथोड का मास बढ़ रहा होगा, यस और नो? जी। जबकि क्या नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उनके अपने मासेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आप पहली दफा क्या देखते हैं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में बेतहाशा आया हुआ है ग्राफ, कि अगर इस केस के लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में देखूंगा एनोड का मास कम होते होते 0 हो जाएगा। एनोड का मास कम होते होते, बोलो भाई, 0, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता 0 मटेरियल शिफ्ट हो रहा है। और कैथोड का मास बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अच्छा, मैंने देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बढ़ाया है, यहां से बढ़ाया है। अब्दुल रहमान पराचा, नीचे से क्यों नहीं बढ़ाया मैंने? यहां से ये ग्राफ मैंने यूं क्यों नहीं बनाया नहीं सर, बेटा? क्योंकि इसलिए एनोड के पास पहले से मास है। क्या कैथोड का मास इनिशियली 0 था क्या? नो सर। नहीं था ना बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हमेशा तुम्हें ये ब्लू लाइन वाला ऑप्शन भी दिखेगा, हमेशा तुम्हें ब्लू लाइन वाला ऑप्शन भी दिखेगा। ब्लू लाइन वाला ऑप्शन गलत क्यों है बच्चों? समीर, ब्लू लाइन वाला ऑप्शन गलत क्यों है कैथोड के लिए? कैथोड के लिए ब्लू लाइन वाला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि ब्लू लाइन में नजर ये आ रहा है कि कैथोड का मास 0 से बड़ा है, जबकि क्या कैथोड का मास इनिशियली 0 था? इनिशियली तो कैथोड का मास 0 नहीं था। इसका मतलब है कैथोड का जो भी मास था इनिशियली वहां से राइज होगा मास। इज दैट क्लियर? यस। तो यस क्या सर। क्या समझ में आया कि जब आप कॉपर सल्फेट को कॉपर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो जाएंगे, मास ऑफ एनोड कम होगा, मास ऑफ कैथोड बढ़ेगा, कॉपर शिफ्ट होगा एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड में। अब अगर मैं इसी चीज को आयरन पे अप्लाई करने कहूं, मैं कहूं इफ FeSO4 एक्वस, अब देख रहे हो कितनी बारीक भी नहीं है। फिर क्या, अगर ये चैप्टर ये टॉपिक मिस हो जाए, अब क्लास में तो सर 10 दफा बताएंगे, शायद समझ में आई जाए। अब अगर किसी ने मिस कर दिया, ये बारीकियां थोड़ी समझ में आएंगी, फिर कहते हैं केमिस्ट्री मुश्किल है। इफ आयरन सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, भरे पड़े में एमसीक्यू, आयरन सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोड का कोई रोल, बोलो बेटा, नहीं है। तो अब देखो कहानी बिल्कुल ही उल्टी है। क्यों? क्योंकि जब इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात हो गई तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई FeSO4 है और एक्वस है, इसका मतलब इसका कंपटीशन होगा किसके साथ? H और OH के साथ। हो है चांस। जल्दी से बता दो, SO4 और OH में से कौन डिस्चार्ज होगा? OH। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? O2। आयरन और H में से कौन डिस्चार्ज होगा? H। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H2। यस और नो? यस सर। यस। समीर, अबिया, तालिब, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर इसी सवाल को सिर्फ उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दे, नवीद, बात समझ में आ रही है? अली बिन अशर, अगर इसी में वो 2 वर्ड और ऐड कर दे कि इफ एक्वस आयरन सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड्स, और कुछ भी नहीं कहा उसने, तो कोई नहीं कहा कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ठनका होगा, अरे भैया ये क्या हुआ, ये तो आयरन का इलेक्ट्रोड आ गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया उसने, आयरन का इलेक्ट्रोड मेंशन कर लिया। अब प्रोसेस ही अलग हो जाएगा। क्या है कंक्लूजन? क्या पूछेगा? तो कंक्लूजन क्या होगा कि इस केस में एनोड का मास कम हो जाएगा, कैथोड का मास बढ़ जाएगा। अगर बोले प्रोसेस लिख के दिखाओ तो इसमें सीधा सीधा प्रोसेस है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा बोलो? एनोड पर आयरन विल convert into oxidize by the loss of 2 electrons, and cathode पर क्या होगा? रिडक्शन। कि these iron ions will gain 2 electrons to become iron। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं नेट रिजल्ट ये होगा कि एनोड खत्म हो जाएगा और कैथोड का मास बढ़ जाएगा? यस सर। यस। तो देखो इसका तो प्रोसेस लिखना और आसान हुआ नहीं हुआ कि बेटा अब्दुल रहमान पराचा
अबिया, अबिया तालिब, अबिया सईद, और कौन है? जी अली बिन सर। अशर, बख्तावर, जाजिल, मुबीन, मुस्तफा, नवीद, सुलेमान, वजी, अमान मुगल। क्या समझा बेटा तुम लोगों ने? समझने की बात क्या थी कि ये केस तुम्हारे जहन में अलग बैठे इस, और मैंने दोनों सवाल एग्जाम पैटर्न में लिख के दिखा दिए। अनाब बिल्कुल बारीकी है और कोई हिंट नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पकड़ लें इस बात को, क्योंकि सवाल इतना ब्लंट लिखा हुआ है कि उसमें कोई हिंट हिंट है ही नहीं। जब हिंट नहीं है और आपने पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो आप तो इसको नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस ही कंसिडर करेंगे, इसको आप केस ऑफ रिएक्टिविटी कंसिडर नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो जवाब गलत होगा। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि आप जब पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद भी हंसेंगे कि एग्जामिनर ने इस केस को जब भी दिया है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उसमें हर बारी कॉपर की एग्जांपल दी है। अब तो वो बच्चे ना रट के चले जाते हैं कि कॉपर का सवाल आएगा तो भाई इसका आंसर ये कर देंगे। अच्छा, मास का चेंज समझ में आया कि एनोड का ग्राफ कैसे बनेगा, कैथोड का ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ भाई यस समीर। सर। यस सर। अच्छा, अब एक और बात बेटा, इसी प्रिंसिपल ये पेपर 2 में आ सकता है, अब जो बता रहा हूं, इसी प्रिंसिपल को बख्तावर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इसी प्रिंसिपल को हम लोग किस में यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को कोट करना, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को कोट करना। तो मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मैं आयरन के ऊपर कॉपर को कोट कर दूं। आपने वो पढ़ा था ना रस्टिंग में, रस्टिंग में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कि एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए? यस सर। ठीक है ना? ये रस्टिंग का टॉपिक जब हमने पढ़ा था, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, वहां पर हमने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जहां पर एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। कोटिंग दो किस्म की होती है, लो रिएक्टिव कोटिंग या हाई रिएक्टिव कोटिंग। बात समझ में आई? याद है। तो बेटा वहां पर मुस्तफा बलोच, तुम जाग रहे हो, सो चुके हो? जाग रहा हूँ सर। जागते रहे ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल क्या है? मान लो बेटा कि मैं आयरन पर कॉपर की कोटिंग करना चाहता हूं, आयरन पर कॉपर की कोटिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं कॉपर को एनोड पे ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि शिफ्टिंग किसकी होती है? एनोड के मटेरियल की। सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस ले लूंगा, और कैथोड किसका ले लूंगा? बोलो बेटा, कैथोड किसका ले लूंगा? आयरन का। अब क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, अब्दुल रहमान क्या पढ़ा कि जब हम ऐसा करते हैं कि एनोड और सॉल्यूशन कॉमन हो तो कॉपर आयन सॉल्यूशन में आएंगे, यस यस सर। और फिर जाकर किसके ऊपर डिपॉजिट होंगे? आयरन के इलेक्ट्रोड के ऊपर। यस और नो? यस। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता कॉपर, आयरन के कैथोड पर कॉपर की कोटिंग नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। इसी गोल्ड प्लेटिंग, जी बेटा, वो जो गोल्ड प्लेटिंग होती है वो इस तरह होती है? जी अब आई ना बात। गोल्ड प्लेटिंग ऐसे ही होती है, गोल्ड प्लेटिंग ऐसे ही होती है, कोई भी प्लेटिंग ऐसी होती है। एग्जामिनर इसमें भी सवाल पूछता है। अब अली बिन अशर से मैं इजाजत ले लूं, वरना ये बोल देंगे सर ये तो एग्जाम में आया ही नहीं। ठीक है, एग्जाम में सवाल आए हुए, आपको कहा हुआ है कि एक स्पून है, एक स्पून है और उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग करनी है या उसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग करनी है, तो बताइए स्पून को कहां लेंगे, यानी कौन से इलेक्ट्रोड पे लेंगे, और एल्यूमिनियम को कौन से इलेक्ट्रोड पे लेंगे? बताओ भाई। अगर मैं एक स्पून पर एल्यूमिनियम की कोटिंग करना चाहता हूं तो स्पून को मैं कौन सा इलेक्ट्रोड लूंगा, एल्यूमिनियम को कौन सा इलेक्ट्रोड लूंगा? बख्तावर। स्पून को कैथोड पे लेंगे। जी अब्दुल रहमान पराचा सही कह रही है ये? पराचा? Yes, sir. I think. Yes, sir. स्पून कैथोड पे लोगे और कोटिंग किसकी करनी है? एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को किस पे लोगे? एनोड पर। और पराचा मुझे बता दो सॉल्यूशन में किसके आयंस होने चाहिए, स्पून के या एल्यूमिनियम के? पराचा? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ, बोलो। सर आपकी आवाज लैग कर रही है, मेरे लिए 2 बार हुआ है कि एकदम से फ्रीज हो गई, फिर एकदम से ज्यादा बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई। बेटा क्या कह सकता हूँ, जवाब दो मुझे। एल्यूमिनियम के आयंस, सॉरी आयंस किसके लोगे, स्पून के एल्यूमिनियम के? सर एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम को एनोड पे लोगे, नेट चेंज क्या होगा? एल्यूमिनियम जो है एनोड से कहां शिफ्ट होगा?
स्पून के ऊपर, पहले स्पून के ऊपर। वाया सोल्यूशन। ओके, अच्छा मुझे एक बात और बता दो जल्दी से, चलो प्रोसेस लिख के दिखा दो, प्रोसेस लिख के क्या दिखा दो, अपने पास लिख लो। अगर मैंने एक तरफ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड ले लिया, मैग्नीशियम का एनोड ले लिया है, और जिंक का कैथोड ले लिया, मैग्नीशियम का एनोड ले लिया, जिंक का कैथोड ले लिया, तो मुस्तफा बलोच मुझे बताओ मैग्नीशियम शिफ्ट होगा जिंक की तरफ या जिंक शिफ्ट होगा मैग्नीशियम की तरफ? सर जिंक। जिंक शिफ्ट होगा। सर मैग्नीशियम शिफ्ट होगा जिंक की तरफ। बेटा क्या पढ़ा है हमने, मटेरियल कौन सा शिफ्ट होता है मेरे बच्चों, एक बार जोर से बोल दो, मटेरियल कौन सा शिफ्ट होता है, कैथोड का या एनोड का? एनोड का। एनोड। मुस्तफा बलोच बेटा मटेरियल हमेशा किसका शिफ्ट होता है, एनोड का, तो एनोड का मटेरियल कौन सा एनोड है? से एनोड का मटेरियल कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शिफ्ट होगा किस तरफ, जिंक की तरफ। कैथोड जिंक की तरफ। कैसे शिफ्ट होगा, पहले किस में आएगा, सोल्यूशन में। सोल्यूशन में आने के लिए क्या बनना पड़ेगा, मैग्नीशियम एटम को मैग्नीशियम आयंस, और फिर वो मैग्नीशियम आयंस वहां जाकर वापस क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम एटम। नतीजा क्या होगा कि जिंक के ऊपर मैग्नीशियम की कोटिंग हो जाएगी, यस और नो? यस सर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब हम ये केस अप्लाई करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस एनोड डिसॉल्व हो जाता है? जी सर। ठीक हो गया। आप बता दें अबिया तालिब कि अगर मुझे एक स्पून के ऊपर कॉपर की कोटिंग करनी है, एक स्पून के ऊपर कॉपर की कोटिंग करनी है, तो मैं सेटअप कैसे लगाऊंगा? सर कैथोड पर स्पून रखेंगे और एनोड पर मेटल रखेंगे, और फिर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके अंदर हमारे मेटल के जो है वो आयंस होने चाहिए, तो फिर वो ऑक्सीडाइज होके फिर रिडक्शन होके फिर कैथोड पर कोटिंग कर देंगे या सही, स्पून पर। वेरी गुड हो गया। अच्छा अब्दुल रहमान वली मुझे बताओ कि हाँ अब्दुल रहमान वली मुझे बताओ इस दौरान जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन क्या होगा एनोड के ऊपर? सर एनोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर कॉपर के। आयन में बाय द लॉस ऑफ 2 जी। इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होगा समीर? सर रिपीट करिएगा। बेटा तुम कैथोड पर सर, हाँ सॉरी सर, Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर। ठीक है। नवीद तुम बताओ बेटा, अगर मेरे पास एक स्पून है एल्यूमिनियम का, स्पून किसका है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का, और एक दूसरा स्पून है, एक दूसरा स्पून है मैग्नीशियम का, ठीक है जी, और मैंने कोटिंग करनी है एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम पर, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम पर। अब मुझे बताओ सेटअप कैसे लगाएंगे? सर उसका रिवर्स होगा, ऑक्सीडाइज करेंगे इसको। भाई मुझे सेटअप बताओ कि कौन से स्पून को कहां लेंगे, कैथोड पे कौन लेंगे एनोड, ये बताओ मुझे। एनोड पे एल्यूमिनियम लेंगे और मैग्नीशियम को कैथोड पे लेंगे। अब्दुल रहमान पराचे सही कह रहा है ये? यस सर, आई थिंक सो। यार यू शुड बी कॉन्फिडेंट मेरे बच्चे। एल्यूमिनियम को अगर मैग्नीशियम पे शिफ्ट करना है तो जाहिर है कि एल्यूमिनियम को एनोड पे लेंगे, एल्यूमिनियम को एनोड पे लेंगे, एल्यूमिनियम को एनोड पे लेंगे। नवीद तुमने यही कहा था? यस सर। एल्यूमिनियम स्पून को एनोड पर लेंगे, मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली कैथोड पे चला जाएगा। सॉल्यूशन किसका लेंगे, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम का? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम का। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं मैग्नीशियम वाले इलेक्ट्रोड का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, कौन सा वाला सही है वो बताना। वो ग्राफ कैसा बनेगा, क्या वो ऐसा बनेगा? मैंने नहीं सर। ये मैं मैग्नीशियम का बना रहा हूं, क्या मैग्नीशियम वाला ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, बताओ भाई। ए थर्ड वाला, बी सी। हाँ भाई तीसरे वाला। जी समीर। सर थर्ड सी। जी मुस्तफा बलोच,
मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड पर कौन सा ग्राफ बनेगा, ए बी सी? सर सी आई गेस। सी, क्योंकि मैग्नीशियम पर क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम का मास बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ये खत्म हो गया, ये डिस्कशन बेटा खत्म हो गई। इलेक्ट्रोलिसिस का पहला पार्ट खत्म हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, याद करना जरा, याद दिलाता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन किसमें, केमिकल एनर्जी में। और अब तक हम यही पढ़ रहे थे कि किस तरह से बैटरी से करंट आता है और कैसे उससे केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है, यही पढ़ रहे हैं ना। जितनी जगह हम डिस्चार्ज कर रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है बैटरी से और उससे केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है। अब चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे,